आज हम राष्ट्रीय आय मापन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे। आज हम उन विधियों को देखेंगे जिनके द्वारा हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, अर्थात मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इनमें कि हमारे पास कौन सी विधियां ऐसी मुख्य विधि हैं जिनके द्वारा हम राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम को माप सकते हैं। हम जानते हैं कि आय प्रवाह के 3 चरण हैं: उत्पादन, प्रोडक्शन, आय, इनकम तथा व्यय, एक्सपेंडिचर। ये तीनों उत्पादन, आय, व्यय प्रवाह एक दूसरे से चक्रीय रूप से अर्थात सर्कुलर फॉर्म में से संबंधित हैं। प्रत्येक प्रवाह के चरण हर फेज पर राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है। अतः राष्ट्रीय आय मापने के 3 विधियां हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि हम 3 जगह पर हम राष्ट्रीय उत्पाद माप सकते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद विधि से, आय इनकम विधि से, व्यय एक्सपेंडर विधि से। हम 3 विधि से 3 जगह पर 3 फेज में अपनी राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो 3 विधियां कौन कौन सी हैं देखें। नंबर फर्स्ट ए, उत्पादन विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। दूसरा आय विधि, इनकम मेथड। तीसरा व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों विधियों से हम अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। इन तीनों विधियों में हमें सुगमता रहेगी, अच्छा रहेगा हम जान लें कि वैल्यू एडेड मेथड या उत्पाद विधि में हमें क्या प्राप्त होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आय विधि में, इनकम मेथड में हमें क्या प्राप्त होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर व्यय विधि से क्या प्राप्त होता है हमें, जीडीपी एमपी। इनको हम तब्दील कर देते हैं किसमें, राष्ट्रीय आय के लिए एनएनपी एफसी में। वो हम समझेंगे किस तरह से हम लोग ये सब करेंगे। आगे हम ये भी ध्यान रखें it must be noted that all the 3 products give the same value of the national income। इन तीनों विधियों से जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे तो तीनों मेथड से बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। इन इंडिया द टास्क ऑफ द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम entrusted with the control of, बेसिकली ये कंट्रोल कौन करता है, तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही इसको मापता है तीनों विधियों से। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीएसओ हमें बताता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी है इस समय। तो पहला मेथड पढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि नेशनल इनकम का कैसे चक्रीय प्रवाह है, किस तरह से हम नेशनल इनकम को देख पा रहे हैं। हम मुख्य 3 जगह से अपनी राष्ट्रीय आय को आकलित कर सकते हैं: प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें अगर हम देखें कि जीडीपी एमपी मिलेगा अगर हम सारे प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को आकलित कर लें। जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हुआ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी की पूरे प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू क्या है उसको पूरा ऐड कर लें, इकट्ठा कर लें, तो क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इनकम की, कि हर एक व्यक्ति अपना काम करता है, कहीं सर्विसेज करता है, सर्विसेज देता है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए जाए, चाहे वो अपना कहीं टीचिंग के लिए जाए, चाहे कहीं डॉक्टर हो या कोई कंपाउंडर, कंडक्टर, कुछ भी हो, वो अपनी सारी सर्विसेज को, जितनी सर्विसेज कहीं दी हैं या कहीं जॉब किया है, उस सब की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू को काउंट कर लें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ये मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से लिख लेते हैं दोबारा से, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करने के बाद फिर हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। वो मेथड हम आगे समझेंगे। अगर हम इनकम की बजाय एक्सपेंडिचर, चाहे वो सरकार ने किया हो, चाहे हम प्राइवेट लोगों ने किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे हमने इन्वेस्टमेंट किया हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी डिफरेंस निकाल लें, इन सबको एडिशन कर देंगे, देन वी विल गेट अगेन नेशनल इनकम। तो हमारे पास 3 तरीके से हम राष्ट्रीय आय को आकलित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आय के आकलन की सबसे पहली विधि है वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य विधि। मूल्य वृद्धि विधि, अर्थात मूल्य में जो हर लोग वृद्धि कर रहे हैं तो उस विधि से हम कैसे राष्ट्रीय आय को आकलित करेंगे। हम इसमें एक कोड वर्ड भी याद रखें कि हमें क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी। इसमें क्या मिलता है, जीडीपीएमपी, या इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज, इसको हम निम्न नामों से भी जानते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 इन्वेंट्री मेथड, इसका और भी नाम हो सकता है कि नेट आउटपुट मेथड, और चौथा नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ये 4-5 मेथड हैं, और भी कुछ नाम हो सकते हैं इनके। तो ये वैल्यू एडेड मेथड के ही नाम हैं। तो इसको हम एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं कि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में, याद रखेंगे हम बात कैलकुलेशन सब करेंगे एक लेखा वर्ष में, 1 फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि, बेसिकली क्या कर रहे हैं, उत्पादक उद्यमी की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। तो राष्ट्रीय आय को कैसे मापती है कि सभी जो उद्यमी हैं, उत्पादक हैं, कितनी कितनी मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। तो उस मूल्य वृद्धि विधि में हम उस टोटल कुल मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड which measures national income in term of value added by each producing entrepreneur or enterprise in the economy during an accounting year। तो हमें कब करना है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में ही कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मेथड का हमारे पास डेफिनेशन है। आगे हम चलते हैं इससे। आओ अब समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से हम किस तरह से राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, उनको समझते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि, ये विधि है मूल्य वृद्धि विधि, अर्थात इसमें मूल्य में हम एडिशन करते जाते हैं, उसमें बढ़ाते जाते हैं। तो मूल्य वृद्धि विधि में बेसिकली हमें जो प्राप्त होता है ये हम याद कर लें, समझ लें कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम यही बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एक ही बात है। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं कि जीडीपीएमपी हमें फाइंड करना है। जीडीपी और मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा कि हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट, सबसे पहले क्या लिया हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमने क्या फाइंड किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली आउटपुट की कि कितना हमारा उत्पाद का मूल्य हुआ, माइनस इसमें से मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दिया। जब इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी। इसको हम हिंदी में भी ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलेंगे, उत्पाद का मूल्य। ये क्या है, उत्पाद का मूल्य, ये है उत्पाद का मूल्य। और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब मध्यवर्ती उपभोग, ये क्या है, मध्यवर्ती उपभोग, हम दोनों ही भाषाओं में समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। अगला स्टेप हम देख पाएंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास जो सेल हुआ, टोटल सेल, अर्थात सेल्स, टोटल हमने बिक्री की, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक या डेल्टा। अब हम आगे चेंजिंग स्टॉक को डेल्टा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, ये जो वैल्यूज़ है ये किसकी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अर्थात ये हमारे पास आया बिक्री, ये हमने टोटल बिक्री की, बिक्री
हमने कुल बिक्री की बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक को हम इससे नोट करेंगे, अर्थात चेंज इन स्टॉक को बोलेंगे स्टॉक में परिवर्तन। ये क्या है? स्टॉक में परिवर्तन। इधर इसमें हम माइनस करते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, वही जो पहले वाला है मध्यवर्ती उपभोग अर्थात इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने माइनस कर दिया। अब हम बिक्री की बात करें तो बिक्री दो तरह से हुई, घरेलू बिक्री भी की, हमने विदेशों को भी सामान बेचा, तो इसका मतलब हम बिक्री के भी टुकड़े कर देंगे, यहाँ बिक्री के टुकड़े कर देंगे और बिक्री दो टुकड़ों में हो जाएगी। डोमेस्टिक सेल्स, हमने घर में कितना बेचा, घरेलू डोमेस्टिक सेल्स, प्लस क्या किया हमने, निर्यात किया अर्थात एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट, तो हमें एक्सपोर्ट से भी बिक्री हुई हमारी। टोटल बिक्री की आ गई, बिक्री की जगह क्या आएगा अब ये, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट और प्लस पहले से हमने डाल रखा है चेंज इन स्टॉक, ये हमारा क्या है, चेंज इन स्टॉक, माइनस अब हम मध्यवर्ती उपभोग की बात करते हैं। भाई हमने अपने भारतवर्ष की सामग्री यूज़ की और बाहर से भी मंगाया, और इसको हम लिखेंगे घरेलू उपभोग प्लस आयात। ये क्या हो गया, डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस हमने बाहर से मंगाया अर्थात इंपोर्ट, ये हमने बाहर से मंगाया, तो ये किसका स्थान लेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन का। क्या, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट, ये किसका स्थान लेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन का। इसको हिंदी में लिखेंगे तो घरेलू सेल्स अर्थात घरेलू बिक्री, घरेलू अर्थात भारतवर्ष में घरेलू बिक्री, हमने ये बिक्री की अपने भारतवर्ष में सामान बेचा, प्लस निर्यात किया, हमने बहुत सारा सामान क्या किया, विदेशियों को बेचा, निर्यात कर दिया, प्लस वही पुराना चेंज इन स्टॉक अर्थात स्टॉक में परिवर्तन। तो ये स्थानीय हो गया, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं हिंदी के लिए, हिंदी यहाँ से नोट करेंगे। ये हमारे पास डोमेस्टिक कंजप्शन अर्थात घरेलू उपभोग, ये क्या है, घरेलू उपभोग, घरेलू उपभोग, उपभोग अर्थात हमने घरेलू वस्तुओं का उपभोग किया, उत्पादन में घरेलू वस्तुएं उपयोग की, प्लस आयात भी किया, बाहर से क्या किया, आयात, बहुत सारा सामान बाहर से भी मंगाना पड़ा, किसके लिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन, उत्पादन के लिए। तो हम ये फॉर्मूले यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ बिक्री की बात कर लें, अगर कुल बिक्री की बात करें तो बिक्री के लिए हम देख सकते हैं कि बिक्री अर्थात सेल्स, इसको भी समझें। सेल्स का मतलब कुल क्वांटिटी उत्पादित इनटू इट्स प्राइस, जो हमारे पास कुल क्वांटिटी है इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू इट्स प्राइस। अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा बिक्री मात्रा गुणा कीमत, अर्थात बिक्री को हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ये क्या, क्यू मात्रा, और इसको बोलेंगे मात्रा, क्यू क्या है, मात्रा गुणा में कीमत, इससे हमें क्या मिल जाएगी, बिक्री। अगर हमें बिक्री ही निकालनी हो खाली तो कुल मात्रा को उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बिक्री मिल जाएगी। इस तरह से इसको इंग्लिश में सेल्स कह देंगे। अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टॉक। ये जो शब्द है चेंज इन स्टॉक्स पे आएंगे, ये बिक्री फाइंड करने के लिए है कि बिक्री, प्रोडक्शन। अगला पॉइंट आएगा चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक को हम बेसिकली ऐसे दिखाते हैं, चेंज इन स्टॉक अर्थात ये है जो स्टॉक में परिवर्तन है। तो एक बार हिंदी में जरूर लिख लेते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए। स्टॉक में परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्टॉक, इन स्टॉक इक्वल्स टू, इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, जिस पर हमने क्लोज किया, माइनस ओपनिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस, अर्थात क्लोज जो है हमारे पास अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक अर्थात जब हमने अपना सेल स्टार्ट किया था उस समय कितना स्टॉक था, और जब हमने
अंत किया इस बिक्री का तो उस समय कितना स्टॉक बचा रहा, तो यही डेल्टा एस है। जब हम नोट करेंगे डेल्टा एस को, स्टॉक में परिवर्तन को, तो इस तरह से ये जो हमारे पास फॉर्मूले हो गए चेंज इन स्टॉक के लिए। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम फाइंड करने के मेथड। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बेसिकली है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये मिलेगा हमें GDP MP से कि GDP एट मार्केट प्राइस, जो हम निकाल चुके हैं अपने पहले फॉर्मूलों में। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस पुरानी चीज़, देखो ग्रॉस टू नेट, पुराना फॉर्मूला ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्राइस टू नेशनल प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये फॉर्मूला हमारे पास नेशनल इनकम का आ गया। एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझेंगे किस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं इसका। तो इसको हम शुरू करते हैं फ्लो चार्ट को वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सारी वैल्यू को एडप्ट करने के बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से माइनस डेप कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, अर्थात गिसावट को माइनस करते हैं, गिसावट या मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है एनडीपी। क्या मिल जाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और हम फिर आगे चलते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेक्स्ट स्टेज होगी हमारे पास, अब नेट ये डोमेस्टिक रह गया, इसका नफीफा क्या ऐड कर दें इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से जो हमने प्राप्त किया, नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमारा क्या है, ध्येय है, यही हमारी नेशनल इनकम है, दैट इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो ये एक मेथड हो गया हमारे पास कंप्लीट नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए। अब हम कुछ प्रिकॉशंस पर ध्यान देंगे कि प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड निकाल रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड से हम अपनी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो इसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें हैं। नंबर फर्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ते। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका मूल्य उसमें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए कि हमें पास एक पेन है, ऐसे में पेन, इससे एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लिया एक बंदे ने रिफिल बनाया, एक बंदे ने स्प्रिंग बनाया और एक बंदे ने ये पूरा पार्ट बनाया, दोनों पार्ट मिला करके बनाए, तो हमारे पास बेसिकली ये जो पेन बनाने के लिए 3 हिस्से हम डिफरेंट प्लेस से खरीद रहे हैं, 1 2 3, और तीनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक पेन बना दिया। तो इसमें ये तीनों ही चीज़ इसके लिए मध्यवर्ती हैं, किसके लिए, पेन बनाने के लिए। तो हम इन मध्यवर्तियों को अलग से नहीं जोड़ेंगे कि रिफिल की कॉस्ट अलग से जोड़ दें राष्ट्रीय आय में, फिर हम स्प्रिंग कॉस्ट राष्ट्रीय आय में जोड़ दें, स्प्रिंग की कॉस्ट राष्ट्रीय आय में जोड़ दें, या हम लोग इस पेन के ऊपर वाले हिस्से की राष्ट्रीय आय में जोड़ दें। ऐसा नहीं करेंगे, हम टोटल कुल फाइनल वैल्यू, प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे हमें डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक बार इसके साथ हो जाएगी रिफिल की कॉस्ट अलग से, एक बार पेन के साथ भी काउंट हो जाएगी कॉस्ट, इसलिए डबल काउंटिंग से हम बचेंगे। तो बेसिकली हम जब पेन की बात करेंगे तो पेन पूरा फाइनल वैल्यू, अर्थात इसमें रिफिल में स्प्रिंग लगा करके और हमारे पास क्या है, इसकी फाइनल वैल्यू ही एडअप करनी है। अब ये पेन हमें मार्केट में बेचना है, इस पेन की कितनी फाइनल वैल्यू है वो हमारी इसमें एडेड होगी, किसमें, राष्ट्रीय आय में आकलित की जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ते, फाइनल गुड्स का ही मूल्य जोड़ते हैं। नंबर 2, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, अर्थात पुरानी वस्तुओं की पुनः बिक्री से प्राप्त की को नहीं जोड़ते, जबकि ब्रोकरेज या कमीशन जो मिलता है उसको जोड़ा जाता है।
देखिए, राष्ट्रीय आय को आकलित करते समय अगर कोई पुरानी कार हमारे पास, हमने 10 साल पुरानी कोई कार ली है, 10 साल पहले ली थी, तो उस समय 10 साल पहले जिस समय राष्ट्रीय आय गणना हुई थी उस समय उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्ट जुड़ चुकी है राष्ट्रीय आय में। अब हम उसे रीसेल कर रहे हैं, मान लिया उस समय 4 लाख के लिए, अब 50,000 की हम उसे बेच रहे हैं, तो 50,000 जो वैल्यू है अब हमारी राष्ट्रीय आकलित नहीं होगी, क्योंकि वो कोई हमारी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो हमने पुरानी चीज़ को ऐसे ही बेच दिया है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो हाँ, जरूर वहाँ पर ब्रोकरेज जो दिया जा रहा है, मान लिया हमने 5,000 किसी को ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया उस बेचने के लिए, हाँ ब्रोकरेज आज के साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ काम किसी ने किया, उसकी एक वैल्यू है ब्रोकरेज, वो हमारे राष्ट्रीय आय में जरूर जोड़ी जाएगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन की बात करें या डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, स्वभोग सेवाओं के मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बाजार मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जाता है। जैसे गृहिणियों की सेवा, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, घर में जो माताएं काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं सुबह से शाम तक, उसको हम आकलित नहीं कर सकते, अर्थात उनकी जो वैल्यू हम राष्ट्रीय आय में आकलित नहीं करेंगे। जैसे घर में पोंछा है, बर्तन है, साफ सफाई है, और भी जाने कितने काम होते हैं, उनकी वैल्यू को हम आकलित नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन को हम नहीं ले पाएंगे, राष्ट्रीय आय में आकलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम उसको खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं परिवार में, और बाहर भी कुछ हिस्सा बाहर भी बेच देते हैं, तो जो हमने अपने घर में कंज्यूम किया है वो भी हमारे राष्ट्रीय आय का ही हिस्सा माना जाएगा। राष्ट्रीय आय में स्वभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। परिवारों द्वारा स्वयं गेहूं का उत्पादन, जैसे कोई किसान, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई किसान क्या करता है, एक किसान ने 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया, फॉर एग्जाम्पल 100 kg का उत्पादन किया, उसने क्या किया कि 75 kg अपने घर के लिए रख लिया और 25 kg बाहर बिक्री कर दिया। तो जो घर के लिए रखा है अपने कंजप्शन के लिए, उसकी भी तो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि वो भी उसने मेहनत से तैयार किया है, उस पर भी काम किया है, तो इसकी भी एक मार्केट वैल्यू है, इसलिए इसको क्या है, राष्ट्रीय आय में आकलित हम करेंगे। तो ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय में स्वभोग के लिए उत्पादन, जो उत्पादन की बात कर रहे हैं, का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे हैं उनका आरोपित किराया शामिल किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में जिन मकान मालिक खुद रह रहे हैं, ओनर खुद रह रहे हैं, ओनर का ऑक्यूपाइड है, अगर ओनर ना होता तो उसका किराया उनको मिलता, इसलिए वो जो किराया है हम राष्ट्रीय आय में आकलित करेंगे। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। वस्तुओं की स्टॉक में परिवर्तन को शामिल किया जाता है कि कितनी वस्तुएं स्टॉक में हमारे में हैं, उनकी वैल्यू अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको खुद वो स्टॉक वाले खरीद लेते हैं, इसलिए वह उस समय राष्ट्रीय आय में आकलित की जाएगी। एक मुख्य राष्ट्रीय आय के आकलन में जो समस्या पैदा होती है वो होती है डबल काउंटिंग की, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या, जो हम अभी समझे थे रिफिल और पेन वाले मसले में। तो डबल काउंटिंग, हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, डबल काउंटिंग उसकी हम काउंट कर लेते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय में वह डबल काउंटिंग हो जाएगी, अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट more than once while passing through various stages of production। अगर कोई वस्तु प्रोडक्शन में बार बार उपयोग की जा रही है, जैसे रिफिल का उपयोग, एक बार रिफिल तैयार की, फिर रिफिल को पेन में उपयोग किया, पेन को हमने सारा बेच दिया, तो उसमें जो रिफिल है दो बार काउंटिंग हो गई वैल्यू, इसलिए उस डबल काउंटिंग से हम बचेंगे। एक कमोडिटी पासिंग थ्रू various stages of production before reaching the final stage, when the value of commodity is taken at each stage it is likely to include the cost of inputs more than once. This leads to double counting.
हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दोहरी गणना से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके हमारे पास देयर आर 2 मेथड्स ओनली, कि इसको हम कैसे बचें दोहरी गणना से, हम क्या तरीका इस्तेमाल करें जिससे हमारी डबल काउंटिंग से बच सकें। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ वेरियस डबल काउंटिंग्स। फाइनल, नंबर पहला कौन सा है, फाइनल आउटपुट मेथड अर्थात अंतिम उत्पाद विधि। नंबर दूसरा कौन सा है, वैल्यू एडेड मेथड अर्थात मूल्य वृद्धि विधि। इनको हम डिस्क्रिप्शन अर्थात इनको हम समझते हैं कैसे हम बच पाएंगे। एक उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि दोहरी गणना की समस्या से कैसे बच सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हम कैसे बचें। तो है क्या प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, इसको भी समझ जाएंगे साथ में। माना कि किसान ने 400 रुपए के गेहूं आटा मिल वाले को बेचे। यह भी माना कि गेहूं की खेती पर खर्च शून्य हुआ, उसने खुद अपने घर का ही सारा कुछ इस्तेमाल किया, मेहनत मजदूरी, और उस पर कोई खर्चा ऐसा उसकी तरफ से नहीं हुआ, यह मान लेते हैं। किसान द्वारा की गई मूल्य वृद्धि, तो 400 रुपये में कुल उसने बेचे थे, 400 रुपये में कोई खर्चा नहीं हुआ, तो 400 रुपये कुल का कुल उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। वैल्यू एडेड बाय द फार्मर अर्थात उसने जो मेहनत की उसकी जो वैल्यू मिली वो कितनी हुई, 400 रुपये। अब आटा मिल के पास पहुंच गया, तो आटा मिल वाले ने 400 रुपये में गेहूं से आटा बनाया और यह आटा बेचा ब्रेड बनाने वाले को। किसको, ब्रेड बनाने वाले को यह आटा बेच दिया। कितने रुपये में बेचा, 600 रुपये में, 600 रुपीज़ में उसको बेच दिया। अब आटा मिल वाले ने क्या किया, आटा मिल वाले ने भी मूल्य वृद्धि की। कितने की, 600 माइनस 400, 200 रुपये की उसने मूल्य वृद्धि कर दी। वैल्यू ऑफ एडेड बाय द मिलर 200 रुपीज़। बेकर, अब उस बेकर ने क्या किया, ब्रेड बनाने वाले ने, बेकर ने ब्रेड बनाकर दुकान वाले को 800 रुपये में बेचा, अर्थात उसने भी मूल्य वृद्धि की। ब्रेड वाले ने कितनी मूल्य वृद्धि की, देखें, बेकर द्वारा मूल्य वृद्धि 800 माइनस 600, तो 200 रुपये की उसने मूल्य वृद्धि कर दी। दुकानदार ने ब्रेड उपभोक्ता अर्थात फाइनल यूजर को, एंड यूजर को बेचा 900 रुपये में। अब दुकानदार ने भी 800 खरीदा, 900 में बेच दिया, तो उसने कितनी मूल्य वृद्धि की, दुकानदार द्वारा मूल्य वृद्धि की गई 900 माइनस 800, 100 रुपये की। सभी के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का योग, अगर हम सभी के द्वारा उत्पादित वस्तुएं देखें कि भाई किसान ने 400 रुपये में बेच दिया, उसके लिए उसके अंदर पे वस्तु थी किसान के लिए। किसान वाले ने किसको दिया था, किसान ने, बताइए, फार्मर ने किसको दिया, ये किसी मिल वाले को। मिल वाले ने क्या किया, 600 रुपये में अपना आटा पीसा दे दिया किसको, ब्रेड बनाने वाले को, तो उसके मिल वाले के लिए फाइनल हो गई है 600 रुपये। इस ब्रेड वाले ने भी आगे दुकानदार को बेच दिया 800 रुपये में, तो ये उसके लिए फाइनल हो गया। उसके बाद में दुकानदार ने 900 रुपये को एंड यूजर को बेच दिया, तो ये सब फाइनल हो गई अगर देखा जाए एक दस्ती में। तो टोटल जो फाइनल वैल्यू आई एडेड होने के बाद में 2700, अर्थात मूल्य वृद्धि जो हुई, GDP हुई 2700 होनी चाहिए, जबकि यह सही नहीं है, यह गलत है। क्यों गलत है, इसको देखें। क्योंकि कुल मूल्य वृद्धि, तो ये हम देखें, मूल्य वृद्धि हमने हर स्टेज पे देखा है। कुल मूल्य वृद्धि यहाँ किसान के पास 400 की हुई, उसके बाद में जो मिलर है उसने 200 रुपये की मूल्य वृद्धि की, बेकर ने 200 रुपये की मूल्य वृद्धि की, फिर दुकानदार ने 100 रुपये की मूल्य वृद्धि की। तो ये जो मूल्य वृद्धि है कौन सी, 400, 200, पहले से शुरू कर 400, 200, फिर 200, फिर 100, बेसिकली ये मूल्य वृद्धि यहाँ ही हुई है। तो ये मूल्य वृद्धि जब हम ऐड करते हैं तो 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, 900 रुपये आती है। एक्चुअल GDP कितना हुआ, 900 रुपये। 900 रुपये ही तो अंतिम उपभोगकर्ता अर्थात एंड यूजर द्वारा की गई, अतः हम अंतिम वस्तु का मूल्य 900 रुपये ही GDP में शामिल करेंगे। अर्थात जो फाइनल गुड्स हैं जो एंड यूजर ने खरीदा है, अगर उस वैल्यू को हम लेते हैं तो वो उतनी ही है जितनी के बीच बीच में मूल्य वृद्धि हो गई है। तो एंड यूजर द्वारा जो खरीदा गया सामान है उस पर जितना खर्चा आया है, अंतिम वस्तु अर्थात फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वही हम अपनी काउंटिंग में करेंगे। तो हम दोहरी गणना से कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अंतिम उत्पाद विधि का इस्तेमाल करें या मूल्य वृद्धि विधि का इस्तेमाल करें, दो में से एक विधि का इस्तेमाल करेंगे तो हम दोहरी गणना से बच पाएंगे। अर्थात फाइनल प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करें या वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए जो हमने उदाहरण लिया था अभी उसी में समझा हमने कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से देखें तो ₹900 में अंतिम उपभोक्ता एंड यूजर ने ब्रेड खरीदा, अर्थात GDP बराबर 900 रुपीज़। अगर हम यहाँ देखें सेकेंड में
तो वैल्यू एडेड मेथड में जाएं, कुल मूल वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वैल्यू एडेड 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 900, जो कि हम पिछले उदाहरण में समझ चुके हैं। तो दोनों विधियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग, तो उससे हमें क्या दोहरी गणना से हम बच सकते हैं।